धमाका आ गया क्या? आज का दिन याद है आपको? धमाका आ गया क्या? पिछले साल तो पापा ने ना सोनालिका हेवी ड्यूटी धमाका छोड़ दिया था। आ गया सोनालिका हेवी ड्यूटी धमाका रिटर्न्स। ये मौका छूट ना जाए। सोनालिका ट्रैक्टर। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं आदित्य शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम गांव किसान में। बता दें आपको, हमेशा की तरह तीनों सेगमेंट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान। और इन तीनों सेगमेंट्स के जरिए कुछ खास जानकारियां हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो आइए इन जानकारियों के बारे में पता करने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, अगर सही समय पर हम अपनी फसलों की बुआई कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर अच्छी उपज ले सकते हैं। लेकिन समय समय पर हमें प्रबंधन कार्य करने की भी जरूरत होती है। जैसे अभी के समय की बात करें तो आप सरसों की खेती कर सकते हैं। क्या है बुआई का तरीका, कौन सी सावधानी आपको बरतनी है, ये जानकारियां हासिल करने के लिए आइए देखते हैं हमारा पहला सेगमेंट खेती किसानी। सरसों हमारे देश की मुख्य तिलहनी फसल है। इसे सीमित सिंचाई क्षेत्र में भी आसानी से उगाया जा सकता है। इसकी खेती मुख्य रूप से हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में की जाती है, जबकि देश के ज्यादातर हिस्सों में सरसों के तेल का उपयोग खाद्य तेल के रूप में किया जाता है। सरसों का भरपूर उत्पादन लेने के लिए सबसे जरूरी है इसकी समय पर बुआई करना। हालांकि सरसों की बुआई का यही सबसे उचित समय है, क्योंकि इस समय अंकुरण के लिए वातावरण में पर्याप्त आर्द्रता की जरूरत होती है। और कौन से है खास पहलू, आइए जानते हैं विशेषज्ञ से। तो बुवाई के समय एक बात और विशेष ध्यान रखने वाली होती है, वो होती है उर्वरक प्रबंधन। बेसल डोज के माध्यम से बुवाई के समय जैसे हम देखा गया है कि 80 से लेकर के 120 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा की संतुति की जाती है, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास और 30 किलो सल्फर की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आधी मात्रा तो नाइट्रोजन की जो रिकमेंड की जाती है उसकी आधी मात्रा, जैसे अगर 80 किलो नाइट्रोजन की मात्रा रिकमेंडेड है तो 40 किलो नाइट्रोजन और इसके साथ साथ में 40 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास और 30 किलो सल्फर को हम बुवाई के समय आखिरी जुताई के समय खेत में मिला देते हैं। उसके बाद जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा है उसको हम पहली सिंचाई के बाद इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ में ये मुख्य बात, बहुत ही ज़रूरी बात हो जाती है कि बुवाई हम कर रहे हैं तो हमको ध्यान होना चाहिए कि हमारे क्षेत्र के लिए कौन सी उन्नत किस्में हैं जिनको हमको लगाना चाहिए। सरसों की बहुत सारी उन्नत किस्मों का विकास किया गया है और जैसे अगर हम पूसा की बात करें तो यहाँ से सरसों की बहुत अच्छी वैरायटी, जैसे पूसा विजय, पूसा बोल्ड, इसके साथ साथ में PDZ1 ये 00 वैरायटी है जिसका तेल बहुत ही उच्च क्वालिटी का होता है। इसके साथ साथ में पूसा सरसों 32, पूसा सरसों 30, ये जो किस्में हैं बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं और इन किस्मों को समय पर बुआई करते हैं तो अच्छा उत्पादन मिलता है। इनका जो हम फसल अवधि की बात करें तो करीब 135 से 140 दिन की फसल अवधि होती है। फसल की बेहतर पैदावार के लिए कई कारकों पर ध्यान देना होता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है बीजोपचार। इससे जहां उत्पादन ज्यादा मिलता है वहीं फसल में रोग लगने की आशंका भी कम रहती है। बीजोपचार को लेकर क्या है विशेषज्ञ की राय, आइए जान लेते हैं। बुवाई करने से पहले हम बीज का उपचार करना बहुत ही आवश्यक होता है। बीज उपचार करने के लिए हम कुछ तरह के जैसे कवकनाशी होते हैं, कवक जो फंगस होता है, ऐसे कई तरह की बीमारी जो सरसों में आती है तो उसके लिए हम कवकनाशी से बीज का उपचार करते हैं। इसमें एक तो बाविस्टिन होता है, इससे तनागलन की बीमारी होती है, उसकी रोकथाम होती है। करीब 2 ग्राम बाविस्टिन को प्रति 1 किलो बीज से उपचारित करने पर अच्छा इसका प्रभाव देखा गया है। इसके अलावा रेडोमिल MZ जो है इसकी भी करीब 5 ग्राम की मात्रा को 1 किलो बीज से उपचारित करते हैं तो
इससे एक सफ़ेद रोले की बीमारी का प्रकोप भी कम हो जाता है। इसके साथ साथ में कुछ जैव उर्वरक जिनको हम बायो फर्टिलाइज़र कहते हैं उनको भी बीज से उपचारित करना चाहिए। इसमें आपका अजोटोबैक्टर, उसके अलावा फास्फोरस, घोलक जीवाणु और एक माइकोराजा भी आता है। इनसे अगर हम बीज का उपचार करते हैं तो नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस की उपलब्धता सरसों की फसल में बढ़ जाती है और इसलिए बीज उपचार करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इस तरह कुछ बातों का ध्यान रखते हुए किसान सरसों की अगेती फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आपका हिम्मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारा अगला सेगमेंट हमारा पशुधन। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। बाबा बरगद पुरावई मिनतिया बिनतिया सुनी लाना हमार, बिनतिया सुनी लाना हमार। बाबा बरगद पुरावई मिनतिया मिनतिया सुनी लाना हमार। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम सभी देख रहे हैं कि हमारे देश में ऊंट पालन का जो आंकड़ा है वो सिमटता जा रहा है, लेकिन राजस्थान में अभी कुछ ऐसे पशुपालक हैं जो इनके गुणों से प्रभावित हैं और अन्य लोगों को भी ऊंट पालन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। किस तरह से आप ऊंट पालन कर सकते हैं, कैसे अपने लिए इसे फायदेमंद बना सकते हैं, जानने के लिए आइए नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट हमारा पशुधन पर। राजस्थान एक मासूम से पशु के लिए भी जाना जाता है जिसे ऊंट कहा जाता है। आज ऊँटों की घटती संख्या चिंता का विषय है। हालांकि पहले ऐसे हालात नहीं थे। पहले इस पशु का कई क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाता था। इसकी इस मांग के कारण लोग इसे पालना पसंद करते थे, लेकिन ऊंट के उपयोग का घटता दायरा उनकी संख्या पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब ऊंट किताब के पन्नों तक सिमट कर रह जाएंगे। राजस्थान के स्थानीय पशुपालकों से जब इस बारे में बात की गई तो वे भी ऊंट पालन के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि इससे उन्हें मुनाफा कम और खर्च ज्यादा होता है। हालांकि पहले सरकार की ओर से कुछ राशि दी जाती थी, लेकिन उसे बंद कर देने से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बीकानेर के अंदर जो केंद्र है वो देखने बहुत सारे लोगों को उनका जो प्रदर्शन है वो दिखाए जाते हैं कि ऊँट की उपयोगिता कितनी है और ऊँट हमारे लिए कितना उपयोगी है। खासकर इनका जो दूध है उसमें कई एक गुण हैं जिसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को गाय के दूध में जो लैक्टोज है उससे दिक्कत आती है, जिसका नाम है लैक्टोज इंटॉलरेंसी, वो ऊँट के दूध पीना उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। ऊँट का दूध जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उसकी कम मात्रा पाई जाती है, इसलिए ऊँट के दूध का महत्व गाय के बराबर माना गया है। ऊँट के दूध में भरपूर जो ऊर्जा है, प्रोटीन है और विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी ये अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। साथ ही पोटेशियम, आयरन जो मिनरल हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण, जिंक है, ये इसके दूध में अधिक पाए जाते हैं। यही कारण है कि ऊँट का दूध राजस्थान राज्य में बहुत ही विशेष महत्व रखता है। दूध की मात्रा भले ही कम है, लेकिन उसका जो महत्व है, न्यूट्रिशनल जो इम्पोर्टेंस है, जो न्यूट्रिशन का जो महत्व है वो बहुत ही विशेष स्थान रखता है। ऊँट के दूध में डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनके लिए, हार्ट यानी जो दिल के मरीज़ हैं उनके लिए, और साथ ही कैंसर के लिए एंटीऑक्सीडेंट इसके दूध में पाए जाते हैं। ऊँट का दूध अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि कैंसर जैसी बीमारियों के लड़ने के लिए ये हमें एक प्रतिरोधक क्षमता शरीर को प्रदान करता है। इसका जो प्रोटीन है उसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, लैक्टोज की मात्रा कम है। यही कारण है ऊँट का दूध गाय के दूध के बराबर माना गया है। साथ ही जिन लोगों को लैक्टोज से
सहन करने की क्षमता नहीं है, उनके लिए ऊँट के दूध की रिकमेंडेशन वैज्ञानिकों ने बताई है। और डायबिटीज़ और जो कोलेस्ट्रॉल यानी हार्ट के लिए ये जो दूध है, विशेष जो मेडिसिनल वैल्यू है इसकी, वो बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ऊंट के दूध में पाए जाने वाले औषधीय गुणों से हर कोई वाकिफ है। अगर सरकार इस ओर ध्यान दे तो ऊंटनी के दूध से बनने वाले उत्पादों से काफी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। इससे ऊंट पालन के लिए लोगों की रुचि भी बढ़ेगी और ऊंटों की संख्या में भी इजाफा हो सकेगा। इसका दूध बैक्टीरिया व वायरस की वृद्धि को रोकता है, कई रोगों के इलाज में अहम भूमिका निभाता है। ऊंटनी के दूध में वसा, प्रोटीन, लैक्टोज व खनिज तत्व मौजूद होते हैं। ऊंट एक ऐसा पशु है जिसे कम देखभाल की जरूरत है, लेकिन इनकी घटती संख्या इस ओर इशारा कर रही है कि इन्हें फिलहाल संरक्षण की ज्यादा जरूरत है, जिससे आने वाली पीढ़ी ऊंटों की तस्वीरों से नहीं बल्कि इनमें सवारी करके इनके होने का लुत्फ उठा सके। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का और जानकारी हासिल करने का कि वर्तमान समय में अपने पशुओं की देखभाल आप किस तरह से कर सकते हैं। नवंबर मंथ पशु कैलेंडर। इस माह में मौसम में बदलाव गर्मी से सर्दी की ओर हो जाता है, अतः पशुओं को सर्दी से बचाने के उपाय करें और रात के समय में पशुओं को खेत में नहीं जाने दें। पशु आवास को इस मौसम में साफ सुथरा व सूखा रखना चाहिए। पशुओं में रोग निरोधक क्षमता बनी रहे, इसके लिए प्रतिदिन सुनिश्चित मात्रा में खनिज मिश्रण दाना में मिलाकर देना चाहिए। यदि पशुओं को अब तक खुरपका, मुंहपका, PPR, एंट्रोटिक्सीमिया और भेड़ बकरी को चेचक रोगों का टीकाकरण इस माह में जरूर लगवा लें। पशु स्वस्थ रहे इसके लिए पशुओं को अतः परजीवी से बचाव हेतु कृमिनाशक दवा की उचित खुराक पशु चिकित्सक की सलाह पर दें। विपरीत परिस्थिति मतलब जब चारे का अभाव हो, उस समय के लिए चारे का संग्रहण करें। पशुपालक हे या साइलेज के रूप में चारे का संग्रहण कर सकते हैं। भैंसों को गर्भित करने का ये उचित माह है। भेड़ के ऊन काटने के 21 दिन बाद उसे ब्याहे परजीवी से बचाने हेतु कीटाणुनाशक दवा के घोल में डुबोएं या भिगोएं। पशुओं को टीकाकरण करवा लेना चाहिए व पीड़ित पशुओं को पशु चिकित्सक की देखरेख में चिकित्सा करवानी चाहिए। कार्यक्रम में समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे कामयाब किसान से। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। तपस्या दिलों को जीते, इन बातों का अर्थ समझ ले, अर्थ समझ ले। तू है मेरे देश की बेटी, तू है मेरे देश की बेटी, तू है मेरे देश की बेटी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कामयाब किसान की दास्तान का, यानी कि मुलाकात करने का हमारे आज के कामयाब किसान से। बता दें, आज के हमारे जो कामयाब किसान हैं वो राजस्थान के निवासी हैं। इनका नाम है कान सिंह निर्वाण और ये जैविक खेती तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी कई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, कई लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं। तो फिर आइए मुलाकात करते हैं इनसे। कैसा महसूस करेंगे आप अगर यदि आप खेतों के बीचों बीच हरियाली में बने इको फ्रेंडली हाउस में बैठे हो और आपको जो भोजन दिया जाए वो भी पूरी तरह जैविक हो। अगर आप वाकई इसे जीना चाहते हैं तो आपको राजस्थान के सीकर जिले के कठरायल गांव में जाना होगा, जहां कान सिंह निर्वाण ने अपने खेत में ये तमाम इंतजामात किए हैं।
परंपरागत खेती छोड़ आज कान सिंह जैविक खेती कर लाभ कमा रहे हैं। अलग सोच को रूप देते हुए कान सिंह और उनकी पत्नी जैविक तरीकों से कई तरह के फल, मौसमी सब्जियां, विभिन्न प्रकार के मसाले, कई तरह के अनाज उगा रहे हैं। उन्होंने अपने खेत को इको टूरिज्म हब के तौर पर विकसित किया है। उनके खेतों में उगने वाली फसल और उत्पादों को प्रसंस्करण कर वो ग्राहकों तक जैविक उत्पाद भी बेच रहे हैं। इसके लिए बकायदा उन्होंने अपने खेतों में प्रसंस्करण इकाई भी लगा रखी है। आज जो तस्वीर है उसके बनने की कहानी बेहद संघर्षपूर्ण रही है। वो बताते हैं कि पहले हालात ऐसे ना थे। उनके पास करीब 8 एकड़ पुश्तैनी जमीन है, लेकिन वो जिस गांव में रहते हैं वहां पर पानी और बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। इस वजह से वे अपनी जमीन में खेती नहीं कर पाते थे। यही मजबूरी उन्हें 2004 में गांव से सीकर जिला ले आई। उन्होंने सोचा कि यहीं एक छोटी सी नौकरी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर लेंगे, लेकिन कम शिक्षित होने के कारण उन्हें निराशा हाथ लगी और वे वापस अपने गांव आ गए। तब उनकी पत्नी ने कहा कि अगर मेहनत ही करनी है तो अपने खेत में ही करें। इसी विचार को सफल बनाने के लिए दोनों जी तोड़ मेहनत करने लगे। उनकी पत्नी ने गौ पालन शुरू किया और गाय के गोबर और मूत्र से जैविक खाद बनानी शुरू कर दी, जिसका इस्तेमाल अपने खेतों में करने लगे और इससे खेतों में अच्छी पैदावार होने लगी। इसी दौरान सीकर इलाके में अंतर्राष्ट्रीय संस्था काम कर रही थी, जो विदेशी छात्रों को राजस्थान की कला और संस्कृति का अध्ययन कराने आई थी। उस समय कान सिंह खेतों में ही रह रहे थे, तो उन्हें एक समूह की जिम्मेदारी दे दी गई कि हम उन्हें अपनी जमीन और खेती के बारे में बताएं। वो छात्र करीब 1 से 1.5 सप्ताह रहे, लेकिन हमें उन्हें किसी और की हवेली में ठहराना पड़ा। तभी उन्हें होम स्टे बनाने का ख्याल आया। एक कारीगर की मदद से कान सिंह और उनकी पत्नी ने खुद मेहनत करके इसे बनाया, वो भी खेत और आसपास की चीजों से। उनके होम स्टे की सबसे अच्छी बात ये है कि उनके अतिथियों के खाने की सभी चीजें भी उनके अपने खेत में उपजाई जाती है, वो भी पूरे जैविक तरीके से। ये मेरा फार्म है, यहाँ पे मैं गौ आधारित खेती करती हूँ और इस खेती को करते हुए मुझे 13 या 14 साल हो गए। पहले मुझे भी पता नहीं था कि गौ आधारित खेती कैसे होती है। जब मैंने अपने हाथ से गौ पालन किया और इसके गाय के गुत और गोबर से खेती करना चालू किया, तब मुझे पता चला कि इसके कितने फायदे हैं। मिट्टी में 26 पोषक तत्व जो पौधे की आवश्यकता होते हैं, उसका भंडार भरा पड़ा है। वो जड़ों के अनुरूप नहीं है और अनुरूप उपलब्ध कराने का काम जो है हमारे सूक्ष्म जीवाणु करते हैं और सूक्ष्म जीवाणु को प्रोटेक्शन देने का काम, मल्टीप्लाई करने का काम देसी गाय का गोबर करता है और वो जाकर के खेत में अपनी सेना छोड़ता है और वहाँ से खुराक पका करके पौधे को उपलब्ध कराते हैं। इतना सा विज्ञान है, ये पूरा विज्ञान में समझाता हूँ। हमारी पूरी विज्ञान समझने के बाद में खेती में वो व्यक्ति कहीं भी मात खाने की जरूरत नहीं है और किसी भी रसायन और किसी भी जैविक विधि से कम उत्पादन नहीं ले सकता। उनसे 21 उत्पादन होगा। हमारे प्राकृतिक गो आधारित खेती से कभी उत्पादन कम नहीं पड़ेगा, हर साल बढ़ेगा, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। उनकी तरह धरती बांझ नहीं होगी, धरती जो है वो महान होगी, आपको आशीष देगी, एक भी जीव की हत्या नहीं होगी। मैंने यहाँ चंदन लगा दिए, मैंने यहाँ जो है आंवला, अनार और नींबू के बहुत सारे पेड़ लगाए हैं। बील है और लेशवा है और केला है, अनार है और संतरा है, मौसमी है। इस तरह के करीब जो है 25 प्रजाति के पेड़ टोटल मैंने मेरे यहाँ लगा रखे। सहजन हमने बहुत शानदार तरीके से लगा रखी है और ये सब के सब पेड़ जो हैं वो अब फल देने लग गए हमें और 25 तरह के फल हमें बाजार से नहीं लाने पड़ेंगे। मेरा ये मानना है कि प्रत्येक किसान के खेत में 10वें हिस्से में जंगल होना चाहिए। मेरे पास में 13 देशों से और भारत के हर प्रांत से लोग गो आधारित प्राकृतिक खेती सीखने, देखने और समझने के लिए आते हैं। मेरे पास में जितने विद्यार्थी सीखने आते हैं उनसे मैं 25 पैसे भी किसी तरह का कोई भी जो है उनसे नहीं लेता हूँ। खाना पीना रहना सब चीजें मैं उनको फ्री उपलब्ध कराता हूँ। उनकी ये जैविक खेती उन्हें मुनाफा भी दे रही है। वो बताते हैं कि जैविक तरीके से उगाया गया गेहूं करीब 55 रुपए किलो प्रति ग्राम के हिसाब से बिकता है। इसके अलावा कान सिंह जैविक खेती के हुनर भी सिखाते हैं। प्रशिक्षण के दौरान वो लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था खुद ही करते हैं। इसके एवज में वो किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लेते, बस प्रशिक्षकों को उनके साथ खेती में श्रम करना होता है। आज इनकी खेती का दायरा 8 एकड़ से बढ़कर 35 एकड़ हो गया है।
उनके खेतों में विभिन्न प्रकार के फल भी लगे हैं। वो मौसमी सब्जियों के साथ साथ औषधियों की खेती भी करते हैं। वो कहते हैं कि इनके इस मुकाम तक पहुंचने में उनकी पत्नी ने कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है। इंसान अगर निश्चय कर ले तो विपरीत हालात में भी सफलता के फूल खिला सकता है, जैसे कान सिंह जी ने किया। तो किसान भाइयों बहनों, ये थे हमारे आज के कामयाब किसान। हम उम्मीद करते हैं इनकी कामयाबी को देखकर आप भी इनसे निश्चित तौर पर प्रेरित होंगे। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम गांव किसान। एक विशेष जानकारी आपको दे दें, हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे QR कोड को जल्दी से स्कैन कर लीजिए। सीधा आप पहुंच जाएंगे डीडी किसान के YouTube चैनल पर और आप ये कार्यक्रम किसी भी समय देख सकते हैं। खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी अहम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मैं सब लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और ये चाहूँगा कि उनके और उनके परिवार के लिए दिवाली बहुत खुशी लाए। लेकिन मैं ये साथ साथ भी कहना चाहूँगा कि इस दफ़ा जब हम दिवाली मनाएं तो ये ध्यान रखें कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करके ही निभाएं। भीड़ ना इकट्ठी होने दें, मास्क लगा के रखें और हम पूरी अपनी सतर्क रहें, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि इस खुशी के त्यौहार में हम इन्फेक्शन फिर से फैलाएं और हम एक और नई वेव देखें। तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बट स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड हैप्पी दिवाली। पशुधन का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश में शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पशुधन की बहुलता है। वजह यह है कि ऐसे क्षेत्रों में कृषि पैदावार कम होती है और पशुधन ही जीविका का प्रमुख साधन है। यहाँ बंजर और लवणीय भूमि में चारा उगाकर घास की पैदावार की जा सकती है। इसके साथ ही बहुवर्षीय घास लगाकर और फसलों के अवशेष के प्रसंस्करण से चारा तैयार कर पशुओं का पोषण किया जाता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए चारागाह और चारे की उन्नत प्रजातियों के विकास, उनका सस्य प्रबंधन और अनुरक्षण के लिए भारत सरकार ने झांसी में भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। झांसी में इस संस्थान की स्थापना करने का मुख्य कारण यहाँ सभी प्रमुख चारा घासों का पाया जाना भी था।
संस्थान ने बदलते जलवायु परिवेश में चारा फसलों के उत्पादन की नई पद्धतियां विकसित की हैं, जिनसे रबी और खरीफ में हरे चारे की फसलें ली जा सकती हैं। यहाँ पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग के विकास पर नवीन शोध किए जा रहे हैं। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, खासकर गर्मियों में हरे चारे की कमी को पूरा करने के लिए और पोषण गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कांटा रहित नागफनी की खेती के तकनीकी विकास की पहल की गई है। इससे प्रोटीन, ऊर्जा और उच्च जैव भार के साथ नागफनी की उपयुक्त प्रजातियों का उपयोग और पशुधन आधारित खेती को बढ़ावा मिलेगा। अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में संस्थान विभिन्न राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से भी कार्य कर रहा है। भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान अपनी नवीन तकनीकों और प्रौद्योगिकियों की सहायता से लगातार पशुपालकों को गुणवत्तापूर्ण चारा उपलब्ध करवाने और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने की मुहिम में प्रयासरत है। T20 वर्ल्ड कप के धुरंधर होंगे आमने सामने। दाव पर क्रिकेट के सबसे रोमांचक फॉर्मेट की बादशाहत। सुनिए T20 वर्ल्ड कप के हर रंग आकाशवाणी के संग। मैं सब लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और ये चाहूँगा कि उनके और उनके परिवार के लिए दिवाली बहुत खुशी लाए। लेकिन मैं ये साथ साथ भी कहना चाहूँगा कि इस दफ़ा जब हम दिवाली मनाएं तो ये ध्यान रखें कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करके ही निभाएं। भीड़ ना इकट्ठी होने दें, मास्क लगा के रखें और हम पूरी अपनी सतर्क रहें, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि इस खुशी के त्यौहार में हम इन्फेक्शन फिर से फैलाएं और हम एक और नई वेव देखें। तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बट स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड हैप्पी दिवाली। तेरी ये मजाल कि तू मुझे रावण और उस टोगी फकीर को राम कहने की भूल करे। भगवान ने धर्म की रचना मनुष्य को पशुओं से ऊंचा जीवन स्तर देने के लिए की थी। आज उस पाखंडी को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राम जी भला करेंगे। दुधारू पशुओं में होने वाली एक गंभीर बीमारी। आपकी लापरवाही कहीं पड़ ना जाए पशु पर भारी। स्वच्छता अपनाकर कैसे होगा दुग्ध उत्पादन में इजाफा। पशुधन को निरोगी रखकर कैसे दोगुना होगा मुनाफा। देखिए थनैला रोग, कारण, लक्षण और बचाव कार्यक्रम अपना पशु चिकित्सक में रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
टीवी के साथ बदलते भारत की शान।